नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। आज हम बात कर रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका महापरिनिर्वाण दिवस। और ये व्यक्तित्व ऐसा है, इस व्यक्तित्व की जब भी बात होती है तो भारत को गढ़ने की बात होती है। जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, वैसे ही इस भारत को बनाने में जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, जिन महापुरुषों का अपना एक योगदान रहा है, उसमें अग्रणी स्थानों पर जो लोग आते हैं उनमें से एक है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस तरह से उन्होंने इस देश की दशा और दिशा तय की। जब हमें आज़ादी मिली, हम अमृत महोत्सव की बात करते हैं सन 1947, और उसके बाद में संविधान सभा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। कैसे उस संविधान का ड्राफ्ट बना करके प्रस्तुत किया गया, उसमें ऐसी चीज़ें जिसके कारण से भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया, और कैसे हम आगे बढ़े उसी संविधान से को आज तक तय करते हुए हमने विश्व भर में कितनी उपलब्धियां अर्जित की हैं। उसका कारण भारत का इस संविधान है, और इस संविधान को बनाने का एक बहुत बड़ा श्रेय बाबा साहेब अंबेडकर को जाता है। बाबा साहेब अंबेडकर और समरस समाज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज के समय में चर्चा होनी लाजमी है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे बीच पधारे हुए हमारे अतिथि श्रीमान जसवंत खत्री जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग में, राजस्थान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फाउंडेशन के आप संरक्षक भी हैं। जसवंत जी, आपका बहुत स्वागत दूरदर्शन स्टूडियो में। जसवंत जी, जब हम बाबा साहेब अंबेडकर की बात करते हैं तो एक ऐसी बात आती है जो इस देश में माधुर्य की बात करना चाहती है, लोगों के साथ में आत्मीयता की, परस्पर संबंधों की बात करना चाहते हैं। हम कैसे शुरू करें बाबा साहेब के व्यक्तित्व को दर्शाना, जिससे कि लोग उनके साथ में अपने आप को आज की विषय वस्तु में जोड़ के देख सकें? तो पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन दर्शन को समझना है तो हमें भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। प्रियम्बल में पूज्य बाबा साहब बताते हैं, संविधान की प्रियम्बल का जो प्रथम शब्द है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो हम शब्द है, इस हम शब्द को जब इन्होंने संविधान में इनकॉर्पोरेट किया उद्देशिका में, तो उनके मन में केवल संविधान की प्रारूप समिति के वो 7-8 लोग मात्र नहीं है, 389 जो संविधान सभा के सारे सदस्य, उसका मायने नहीं है जी। उसका मतलब है जो अनादिकाल से एक सतत प्रवाह चल रहा है, जिसको हम कहते हैं यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा, युग युग से चलता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। ये जो हमारा सनातन पुण्य प्रवाह है जी, वो सब लोग इसमें शामिल है। जाति, पंथ, भाषा, बोली, नेता, नारा, पार्टी, विचारधारा, पूजा पद्धति, लिंग, ये जो ऊपर दिखने वाले भेद हैं, इनका जो एकात्म भाव है जी, उन सब को समान रूप से धारण करने वाला एक सामाजिक समूह है, वो है हम। बहुत सुंदर। तो बाबा साहब के जीवन को समझना है तो हम भाव को उन्होंने हम सबको, पूरे समाज को देनी है, हम भाव है। और संविधान की उद्देशिका में जब वो बाकी गुणों की चर्चा करते हैं, स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, समानता की चर्चा करते हैं, लोकतंत्र गणतंत्र की चर्चा करते हैं, न्याय की चर्चा करते हैं, तो उस न्याय की चर्चा में सामाजिक न्याय प्रथम स्थान पे है, आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय जी। तो बाबा साहब के जीवन ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का एक प्रतिरूप है। पूज्य बाबा साहब ने जब प्रियम्बल के अंत में, पूरा प्रियम्बल को हम समाज की, संविधान की आधारशिला मान सकते हैं जी। ऑस्टिन भी इसी प्रकार से बोलते हैं। तो उसमें जो अंतिम गुणवाचक शब्द है बंधुत्व, ये सारे संविधान को, इसकी पीठिका उद्देशिका है, उसका एक जीवंत आधार हम कह सकते हैं, वो हमारा बंधुत्व है जी। कभी हम कहते हैं कि फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया, लेकिन ये बंधुत्व हमारे मूल भारतीय परंपरा का रस है, जिसको कभी हम वर्तमान में समरसता बोलते हैं जी। संविधान में जो दिखने वाली समानता के बारे में चर्चा है, उसको स्थापित करना है तो बिना समरसता के, बिना बंधुत्व के वो स्थापित नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं।
और जब समरसता की बात करते हैं तो संविधान में पूज्य बाबा साहब जी ने उस समरसता को एग्जीक्यूट करने के लिए संविधान में व्यवस्था दी। एक शब्द प्रयोग करते हैं अपने भाषण में, संवैधानिक नैतिकता हमारा स्वाभाविक भावना नहीं है, उसका संवर्धन करना होता है। अब भी आज भी हम लोगों के जीवन का अभ्यास का हिस्सा वो नहीं है। पूज्य बाबा साहब कहते हैं इसके लिए केवल हमारा जो विधिमंडल है, कार्यपालिका है, इसके ऊपर छोड़ देना ही ठीक नहीं है, इसका प्रावधान करना चाहिए। तो बंधुत्व की भावना को आधार में लेकर के और संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो बंधुत्व है यह समाज में समाज के लोगों के मन परिवर्तन की बात है, जिसको हम समरसता कह सकते हैं। समरसता यानी संपूर्ण समाज के सब घटकों के प्रति सम्मान। एग्जैक्टली जिसको प्रियम्बल में वो व्यक्ति की गरिमा की बात के साथ जोड़ते हैं। समरसता यानी समाज के सब लोगों की समानता की बात है जी। जो संविधान में पूज्य बाबा साहब ने आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जी, उन सब में समानता के सब बिंदुओं को स्पर्श किया है। समरसता यानी समाज के सब लोगों का सहभाग हो। सामान्य तो जो भी वंचित वर्ग में पैदा हो रहा है वो कुछ जंजीरों से घिरा हुआ है जी। वो जंजीरें अभाव की जंजीरें हैं, वो जंजीरें दरिद्रता की जंजीरें हैं, वो समाज की रूढ़िवादिता रूढ़िग्रस्तता की जंजीरें हैं, वो जंजीरें हैं जो उस परिवेश में उसको पारिवारिक माहौल मिला है न्यूनताओं का, कमियों का, अभावों का, उस परिवेश से हटा करके समानता की बात करना यानी समरसता की बात करना। जसवंत जी, आपने जब परिवेश से हटाकर की बात की, एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है जो बाबा साहब ने किया संविधान के रूप में, जिसमें उन्होंने ये सब बातें कही हैं। और बंधुत्व की बात में आपने जो गुणवाचक शब्द की बात की, एक तरीके से व्यक्ति की गरिमा की बात की, और आपने कहा भी कि हम भारत के लोगों का मतलब केवल और केवल वहाँ पर वो जो लोग हैं जो संविधान सभा के लिए हैं वो नहीं है, पूरा भारत की बात है। और केवल उस समय के भारत की बात नहीं है। जो आपने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आदि अनादिकाल से जो हमारा राष्ट्र रूप में चला आ रहा है, बिकॉज हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, तो जो राज्य व्यवस्था है ये तो कुल मिलाकर के 200 वर्ष पुरानी है, लेकिन राष्ट्र व्यवस्था बहुत बड़ी है। जब हम रामायण काल की, महाभारत काल की बात करते हैं तो एक बड़े राष्ट्र भारत में कहीं अंग देश भी होता है, कहीं कौशल देश भी होता है, कहीं पर इंद्रप्रस्थ भी होता है, कहीं हस्तिनापुर भी होता है। मैं यहाँ पर जब समरसता की बात करना चाहूँगा तो संविधान को बनाने से पहले के बाबा साहेब ने समरस समाज के लिए, क्योंकि उनके मनोमस्तिष्क में समरस समाज की बात तो पहले से रही होगी, जिसको उन्होंने स्थान दिलाया इस संविधान में, तो वहां उनके कार्य किस तरीके से रहे हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। आपने राष्ट्र की बात कही है, तो राज्य तब तक राष्ट्र नहीं बनता जब तक उसका जो अनंत प्रवाह है, जिसको हम संस्कृति कह सकते हैं जी, जिसको हमने यहाँ पर आत्मा सो परमात्मा कहा है, हम उस परम सत्ता के अंश हैं, ये जो भाव है जिसको हमारे साहित्य के अंदर, ग्रंथों के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः कहा है, जिसको हमारे विचार प्रवाह में सर्वेशाम अविरोधेन कहा है, जिसको बाबा नानक ने सर्वतदा भला कहा है, उसका आधार है आत्मीयता। बिना आत्मीयता के बिना समरसता संभव नहीं है। पूज्य बाबा साहब ने उसके लिए जो प्रयत्न किए, हम उनके जीवन का जब अध्ययन करेंगे तो समाज जीवन के उन सब संवेदनाओं का उनके मन में प्रभाव रहा जो उन्होंने उस वंचित समाज के, अनुसूचित समाज के हिस्सा होने के नाते समाज में अनुभव की, बचपन से लेकर के और शिक्षित होने तक, अधिकारी होने तक, मंत्री होने तक जी अनुभव की। उन सब सामाजिक संवेदनाओं का उन्होंने, उनको जब अवसर मिला, उस अवसर को उन्होंने समाज में दो प्रकार के बड़े प्रयत्न उनके द्वारा हुए। एक प्रयत्न जिसको हम सामाजिक प्रयत्न कह सकते हैं, तो वो चाहे चौदार ताल महाड़ का तालाब का आंदोलन हो जी, चाहे नासिक में कालाराम मंदिर के प्रवेश का आंदोलन हो, बिल्कुल, चाहे पूना के पार्वती मंदिर के प्रवेश का आंदोलन हो, और वो चाहे अमरावती के माँ अम्बा माता के मंदिर में प्रवेश का कार्यक्रम, बिल्कुल, और वो चाहे समाज सुधारक संघ का निर्माण करके और उसमें हजारों तथा कथित
अस्पृश्य बंधुओं के उपनयन संस्कार का कार्यक्रम हो, जी, चाहे वो 20,000 महिलाओं का संगठित स्वरूप के सामने वो कह रहे हैं कि हम वो सब परंपराएं रूढ़ियाँ छोड़ देंगे जिसमें हमारा आहार भी है, जिसमें हमारा शुचिता भी है, साड़ी पहनने का तरीका जिसमें से दलित तत्व दिखाई देता है, उसको छोड़ने का आह्वान पूज्य बाबा साहब ने किया। ये सारे जितने भी आंदोलन है, ये सामाजिक आंदोलन में उनकी भूमिका है। उस समय बाबा साहब ने जो उस समय का जो नरेटिव था जी, विमर्श था, उस विमर्श को बदलने के लिए दैनंदिन रूप से लिखना प्रारंभ किया। तो चाहे वो मूक नायक का नाम का अखबार उन्होंने चलाया हो, चाहे वो बहिष्कृत भारत नाम का अखबार चलाया हो, चाहे उन्होंने अपना एक निजी पत्र जो अंत में 1956 तक प्रबुद्ध भारत नाम से उन्होंने अखबार चलाया। बिल्कुल। तो इन अखबारों में प्रतिदिन समाज के इस प्रकार के विषयों को लेकर के उनका प्रबोधन था जी। तो समाज का प्रबोधन करना और समाज का मोरल बूस्ट करना एक लंबे समय तक, वो बताते हैं कि ये अस्पृश्यता है, इसके मूल में हिंदू समाज में जो जन्म जात जाति व्यवस्था जो विकृत हो गई जी, वो उसका आधार है और ये अपरिवर्तनीय है। इस आधार के विरोध में उन्होंने एक जनमत तैयार किया जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा विषय समाज के सामने रखा कि हम उस समाज के हिस्से हैं जो एक बहुमंजिली इमारत की तरह से है, जी, लेकिन उस इमारत की एक मंजिल से दूसरे मंजिल पे जाने की, नीचे से ऊपर जाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है जी, और ऊपर से नीचे आने की यानी व्यवस्था आपने एक बड़े एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर उपयोग किया है कि जाति व्यवस्था जो विकृत हो गई, यानी कि वो विकृत अवस्था में थी नहीं, वो विकृत किसी कारण से हुई और समाप्त कर दी गई नीचे से ऊपर जाने की एक व्यवस्था। तो उसका कारण क्या देखते हैं? उसका कारण की मीमांसा भी तो बाबा साहब ने की होगी। पूज्य बाबा साहब ने कहा कि ये जो पूर्व में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कालबाह्य हो गई, जाति व्यवस्था भी वो भी क्रमशः बाह्य आक्रमणों के कारण से अथवा समाज में पहले 3 वर्ण बताते हो जी, और उसमें ये जो चतुर्थ वर्ण है शूद्र वर्ण ऐसा नहीं है, बीच में राजनीतिक और युद्धों के कारण से एक नए सामाजिक समूह का निर्माण हुआ और वो ईस्वी सन 400 इस क्रिश्चियन एरा, वहां से वो इस प्रकार के विकृति की और संभावना तलाशते हैं। वो कहते हैं इसमें और ये एक सामाजिक बुराई है, इसमें वंश का प्रभाव नहीं है, कार्य के आधार पर भी नहीं है, लेकिन जब ये जन्मना निश्चित हो गई उसके कारण से ये विकृति हमारे समाज में आ गई। तो इसके लिए उन्होंने जो प्रयत्न किए उसमें सामाजिक प्रयत्न भी किए और उस समय जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उस समय गुलाम थे अंग्रेजों के, तो उस समय जितने प्रकार के प्रयत्न हो सकते थे वो चाहे साइमन कमीशन के सामने जाकर के उस समय के और वातावरण में जो जो अस्पृश्य सामाजिक समूह के लिए किया जा सकता है जी, वो सारे विषय रखिए। भारत के राजनीतिक नेतृत्व में से एकमात्र वो व्यक्ति थे जिनको तीनों गोलमेज सम्मेलन में सहभागी होने का अवसर मिला जी, और गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने बड़ी मुखरता से इन विषयों को और रखा मजबूती के साथ, और वो चाहे पूना पैक्ट की बात हो, यहाँ भी वो मजबूती से उन समाज के हितों के प्रति और जागरूक भी रहे, जागरूक किया और विषय को मजबूती के साथ रखा। एक बहुत बड़ा उनका योगदान हम कह सकते हैं वो है आज़ादी के बाद। हालांकि उस समय जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था उस निर्माण के बाद पार्टीशन हो गया जी, और पार्टीशन में संविधान सभा के सदस्य के नाते जो बंगाल से चुन के आ रहे थे उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। लेकिन भारतीय मानस को हम सोचना पड़ेगा, उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे बाबू राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल दोनों ने मिलकर के प्रयत्न किया और मिलकर के किसी भी तरीके से हो पूज्य बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा के सदस्य के नाते पुनः निर्वाचित करके बुलाया जाना चाहिए। यह है मानस जी, बहुत सुंदर। इस मानस के आधार पर भी और उनको वापस से बुलाया गया और अंततोगत्वा उनको संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया, अगले दिन सर्वसम्मति से उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल। तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक परिवर्तन है समाज के मन का परिवर्तन जो उन्होंने सामाजिक क्रांति के दौर में किया,
दूसरा है, जब समाज अपना मन नहीं बदलना चाहता तो समाज के प्रबुद्ध लोगों को, समझदार लोगों को, समाज के बारे में सोचने वाले सब प्रकार के अधिष्ठानों के प्रमुखों को उसके लिए व्यवस्था का निर्माण करना पड़ता है। एग्जैक्टली ये व्यवस्था का निर्माण बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी आपको बोलता चलूँ हमारे दर्शकों को कि बाबा साहब जैसे लोगों ने, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों या चंद्रशेखर आज़ाद हों या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या लाल बहादुर शास्त्री हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति ने भारत को कभी गुलाम नहीं समझा। ये मानसिकता हमारे अंदर भी बना दी गई, एक डाल दी गई कि भारत गुलाम रहा, लेकिन इन लोगों ने तो लगातार संघर्ष किया। गुलाम व्यक्ति तो कभी संघर्ष नहीं कर पाता, इसलिए भारत का इतिहास संघर्ष का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और इस मानसिकता को जो उन व्यक्तित्वों के मानस बिंदु से हम तक पहुंचती है, उसे हमें बहुत ठीक से समझना चाहिए। आपने जो व्यवस्था की बात की कि एक व्यवस्था का निर्माण किया, हम थोड़ा सा संविधान के बाद में आगामी वर्षों में, जैसे आपने प्रबुद्ध की बात की, अपने अखबार की बात की जो 1956 तक चला, तो ऐसे में संविधान का जब निर्माण हो गया, देश संविधान पर चलने लगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने दायित्व की इतिश्री ऐसा नहीं समझा, बल्कि उनका दायित्व बढ़ गया, ये बात सामने आती है। उनके जो अंतिम 5 वर्ष हैं जीवन के, उन अंतिम 5 वर्षों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा नहीं जाता है या बहुत ज़्यादा बात नहीं आती। थोड़ा सा उस समय के बारे में, क्या कुछ उनका समय रहा? उन्होंने, मैं जिक्र कर रहा था, 1956 के अंदर अखबार एक प्रबुद्ध भारत प्रारंभ किया। एक दुर्भाग्यजनक पक्ष ये है कि उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म, इसके ऊपर जब उसका पुस्तक का संकलन चल रहा था और वो उनके मृत्यु के आसपास, वो पुस्तक उनके मृत्यु के बाद संपादित हुई, लेकिन एक दुर्भाग्यजनक पक्ष कहना चाहिए, उन्हीं के जो संपादन करने की मंडली के लोगों ने अंतिम दिनों में प्रोफेसर शारदा, डॉक्टर शारदा कबीर, जिनको बाद में हमने माई कह के पुकारा है, उस माई ने पूज्य बाबा साहब के अंतिम दिनों में उनकी सेवा की। माई अस्पृश्य समाज की सदस्य नहीं है जी, लेकिन उस पुस्तक की प्रस्तावना में मनोगत के रूप में पूज्य बाबा साहब जो लिख रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात रखते हैं, लेकिन उनको उस पुस्तक में से पूरा निकाल दिया गया है। ये पूज्य बाबा साहब के अंतिम समय में उनके जो शिष्य कहे जा सकते हैं, उनके विचार के पीछे चलने वाले लोग कहे जा सकते हैं, उनका मन छोटा है जी। संविधान सभा में भाषण करते समय पूज्य बाबा साहब कहते हैं कि हम अलग अलग सामाजिक समूह के नेतृत्व करता हैं और ये सब आपस में इनकी बड़े गहरे मतभेद हैं और बड़े साफ को सो कहते हैं, उसमें से एक सामाजिक समूह का नेतृत्व मैं भी कर रहा हूँ जी। लेकिन फिर भी वो कहते हैं भारत की सनातन परंपरा कह सकते हैं, जो हम भाव है, इसके ऊपर विश्वास करते हुए कहते हैं कि एक समय आएगा, परिस्थितियां निर्माण होंगी, उस परिस्थितियों के आधार पर हम इस भारत को वैसा ही मजबूत और सशक्त राष्ट्र रख पाएंगे, ये उनका विश्वास है। लेकिन उस विश्वास के साथ वो चेताते भी हैं जी। वो कहते हैं कि हम ये पहली बार स्वतंत्र नहीं हो रहे, हम पर अलग अलग अवसरों पर ऐसे संघर्ष के दौर आए। बिल्कुल, वो चाहे गजनवी के आक्रमण का समय हो, जिसमें दाहिर सेन के सेना नायकों में से कुछ लोगों ने जाके उनका सहयोग किया, उसको चेताते हैं। फिर वो चाहे मोहम्मद गौरी का और जयचंद का विषय आता हो, चाहे शिवाजी महाराज के साथ में उनके साथ विश्वासघात करने वाले कुछ सामाजिक लोगों का विषय आता हो, वो चेताते हैं। और संविधान के बारे में कहते समय वो एक बात और कहते हैं, संविधान ठीक से काम करेगा या उस बात पर निर्भर करता है कि उसको लागू करने वाले लोगों का मन मस्तिष्क कैसा है, एग्जैक्टली उसकी चिंतना कैसी है, उसकी सोच कैसी है। और हम आज संविधान के बारे में उनकी इस बात को और मजबूती से कोट करेंगे तो वर्तमान हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जी, बहुत एक सुंदर उदाहरण है उनके जीवन का कि जब संविधान पर संविधान को लागू करने वाले कार्यपालिका ने 1942वां संविधान संशोधन किया, उस 42वें संविधान संशोधन में न्यायपालिका को बदल दिया गया। जस्टिस हंसराज खन्ना की टिप्पणियों के विरोध में 4-1 से वो संविधान को बदला गया जी। उसमें एक जो मुख्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश हैं, वर्तमान जो सीजीआई उनके पिता हैं, लेकिन भारतीय संविधान परंपरा को, भारत का मानस को, न्याय पर चलने
पर चलने वाले प्रबुद्ध नागरिकों की मनोरचना हो। जी आज के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ महोदय, जी डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने अपने पिता यशवंत चंद्रचूड़ के इस निर्णय को पलटा है जी और पलट के उसको रद्द किया है 2017 में। जी ये है हमारे संविधान की जो तीनों सिस्टम है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों का जो परस्पर एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस है। जी तो इस प्रकार के लोग जब नेतृत्व में रहेंगे, चाहे वो न्यायपालिका का नेतृत्व हो, चाहे कार्यपालिका का नेतृत्व हो, चाहे विधायिका का नेतृत्व हो, ठीक, इन तीनों के नेतृत्व को ही आगे आने वाले भारत को राष्ट्र बनाए रखना है। इस विषय पे अपनी मनोरचना को तदनुरूप बना के रखना पड़ेगा। आपने आगे आने वाले भारत इस शब्द का जिक्र किया जसवंत जी, और भारत के इतिहास का जो परिचय है वो जो उन्होंने कहा कि आप पहली बार स्वतंत्र नहीं हुए, बहुत सारे संघर्ष का इतिहास रहा है। आपने महमूद गजनवी की बात की, हम मोहम्मद बिन कासिम की बात कर सकते हैं, मोहम्मद गौरी की बात कर सकते हैं। उसके बाद में जिस तरीके से चाहे वो तुर्कों का आक्रमण रहा हो या फिर वो मंगोलों का आक्रमण रहा हो, ये बहुत बड़ी एक श्रृंखला है। भारत का इतिहास बड़ा संघर्ष का इतिहास रहा है, इसलिए भारत के इतिहास का परिचय भी बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन दर्शन से हमें मिलता है, जो उन्होंने अध्ययन किया एक तरीके से। आज के समय की हम बात करें, 2022 की हम बात करें, जब आज़ादी के अमृत महोत्सव की, हम अमृत काल की बात करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं अमृत काल की बात करते हैं, G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है, और दुनिया में कुछ भी एक ऐसा संसार में होता है तो भारत जो है वो एक मुख्य एक तरीके से एक सेंटर में खड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी रह गई हैं और बाबा साहब के व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं या फिर जो वो छोड़ कर गए हैं, जिनको आज हमें समझ के उन्हें पूरा करना है, इस अमृत काल के लिए आप जिसको सोचते हैं कि हमें करना चाहिए? हाँ, अमृत काल के समय में हमको फिर संविधान के अंतर्गत ही इसको ढूंढना पड़ेगा। संविधान में और एक नीति निर्देशक तत्व है, मूल अधिकारों के हनन के विरोध में समाज का कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका के साथ जा सकता है, अपील कर सकता है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन ये जो संविधान में जिसको हम कहा, उस हम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक नीति निर्देशक तत्व, एक गाइडलाइन के रूप में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को दे दी। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, वो 5 साल चलेंगी, 2 साल चलेंगी, 3 साल चलेंगी, ठीक है। लेकिन हमारा जो हम है, जनमानस है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका जो वी है, जन है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, इस लोक को उन राजनीतिक नेतृत्व को नीति निर्देशक तत्वों में जो वर्णित किया गया संविधान के अंतर्गत, उनके प्रति अकाउंटेबल बनाने के लिए जनमत खड़ा करना। बिल्कुल, वो जो जनमत का निर्माण होगा वो भविष्य के भारत को और सशक्त भारत, दोष मुक्त भारत, गुण संपन्न भारत, समर्थ भारत, समरस भारत, संगठित भारत, ऐसे भारत का निर्माण करने में, और इसका हम सफल होंगे, इसकी गारंटी वो हम हैं। एग्जैक्टली, आपने बहुत सुंदर बात की कि इसकी गारंटी हम हैं, और आपने जितने भारत की बात की, इन सभी भारतों से निकल करके हमारा एक भारत जो हमारे सामने आता है, वो एक भारत है, वो श्रेष्ठ भारत है, वो आत्मनिर्भर भारत है। और इसी आत्मनिर्भर भारत से जब आगे बढ़ते हैं तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम कृण्वन्तु विश्वमार्यम की बात करते हैं। दुनिया को शांति का संदेश अगर कहीं से जा सकता है, किसी एक देश से जा सकता है, उसके दर्शन से जा सकता है, तो वो भारत का दर्शन है। और भारत को समझने के लिए भारत के लालों से, उन पुत्रों को हमें पढ़ना होगा, उनकी बिब्लियोग्राफी, उनका जीवन चरित्र कैसा रहा, पहले वो पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद में उनका जीवन दर्शन, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श कैसे रहे, उन सबको पढ़ना होगा। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम पूज्य बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। थोड़ा उनका अध्ययन करिए, मनन करिए, आप भारत को समझ पाएंगे, भारतीयता को समझ पाएंगे, भारत की आत्मा को समझ पाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। जसवंत जी, आप पधारे और आपने बहुत खुले दिमाग से ये सब बातें जो है हमारे दर्शकों के साथ में साझा की। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक निश्चित ही लाभान्वित होंगे और बाबा साहब के जीवन चरित्र को पढ़ करके अपना जीवन और अपनों का जीवन, इस लोक का जीवन समृद्ध बना पाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में सहभागी होने के लिए। जय हिंद।